मेरे पिया की महबूबा पार्ट 9। वक्त जैसे मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। देखते ही देखते मेरी 12वीं खत्म हो गई थी और अंशुल का 3rd ईयर शुरू हो गया था। हम दोनों का मिलना जुलना यथावत चल रहा था। 12वीं के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। शुरू से ही मैं कभी मेधावी छात्रा नहीं रही, लेकिन 12वीं तक आते आते अपने सहपाठियों को देखकर मुझे भी कुछ अच्छा करने की इच्छा जागृत हो गई थी। मेरे सभी दोस्त पहले से ही तय कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। ज़्यादातर दोस्तों के दाखिले हो चुके थे। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने अपनी दोस्त के कहने पर सीए की प्रारंभिक परीक्षा देने का प्रोग्राम बना लिया और उसकी कोचिंग के लिए लखनऊ जाने का निश्चय किया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण अंशुल था। मेरी कोचिंग शुरू हो गई थी। हॉस्टल में रहने का भी बंदोबस्त कर दिया था। मौसी के साथ कुछ दिन रहने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। अंशुल और मेरा हॉस्टल काफ़ी दूर दूर था। हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 10-15 दिन के बाद एक मौका मिल जाता था। पहले मैं सोच रही थी कि लखनऊ जाने के बाद हम जब चाहे तब एक दूसरे से मिल पाएंगे, लेकिन यहाँ आकर आटे दाल का भाव मालूम पड़ रहा था। अंशुल से मुलाकात ना हो रही हो, सिर्फ इसका ही गम नहीं था। हॉस्टल में एडजस्ट होने में भी मुझे खासी दिक्कत आ रही थी। कभी रूममेट की प्रॉब्लम, कभी खाने की। अगर अकेले रूम लेती तो यहाँ भी काफ़ी महंगा पड़ता था, इसलिए रूम शेयर करनी ज़रूरी थी। वैसे ही काफ़ी पैसे मेरे कोर्स के लिए देने पड़े थे और अभी तक मैंने अपने आप को किसी लायक सिद्ध भी नहीं किया था। यहाँ आने के लिए मुझे पापा को किसी तरह मनाना पड़ा था। यह मैं जानती थी कि ऐसा नहीं है कि वह मुझे आगे पढ़ाई करना नहीं देना चाहते थे, बल्कि प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। इसमें अकेले पापा का दोष नहीं था, इसमें दोष सबसे ज़्यादा मेरा था, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी योग्यता को सिद्ध ही नहीं किया था। मंसूबे को तो मैंने बहुत बनाए थे, परंतु दुख तब हुआ जब दिन रात मेहनत करने के बावजूद मैं सीपीटी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाई। रिजल्ट देखकर मुझसे ज़्यादा दुख मम्मी को हुआ, क्योंकि मुझे लखनऊ भेजने के लिए मेरे साथ साथ उनकी भी सिफारिश लगानी पड़ी थी, जो अब उन्हें अनुपयोगी लग रही थी। अब और ज़्यादा दिन तक लखनऊ में रहना मेरे लिए संभव नहीं था और कोई ऐसा बहाना भी नहीं था जो मैं यहाँ रुकने के लिए बना सकूं। इसलिए बूझे मन से मैं वापस आ गई। अगला अटेम्प्ट मैंने घर पर ही रहकर देने का निश्चय किया। कोचिंग क्लास से मिली हुई अध्ययन सामग्री मेरे पास तो थी ही, मैं अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी। साथ साथ मैंने करस्पॉन्डेंस से बीए करने का फैसला लिया था। अंशुल अब पढ़ाई में पहले से भी ज़्यादा व्यस्त हो गया था। अब उसकी जो भी छुट्टियां होती उसमें वह इंटर्नशिप करता और कानपुर आने का उसका प्रोग्राम और आगे बढ़ जाता। भागते दौड़ते खींचते पकड़ते यह साल भी पूरा हो गया था। मेरा सीपीटी ना होना था, ना हुआ, लेकिन मेरी परीक्षाएं अच्छी हो रही थी, इस बात की मुझे तसल्ली थी। और कुछ नहीं तो कम से कम ग्रेजुएशन तो मैं कर ही लूँगी। अब की बार छुट्टियों में जब अंशुल से मिली तो अंशुल अपने आगे के भविष्य के लिए काफ़ी परेशान नज़र आया। उसने बताया इस साल उसके कॉलेज से प्लेसमेंट के लिए बहुत सी कंपनियां आने वाली है। अगर अभी प्लेसमेंट नहीं होगा तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। उसका और आगे पढ़ाई करने का विचार था, परंतु उससे पहले वह कुछ दिन नौकरी का अनुभव प्राप्त कर लेना चाहता था। हम सभी दोस्त छुट्टियों की वजह से अपने अपने गृह नगर आए हुए थे। इसी बीच सभी दोस्तों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। इन 3-4 सालों में वक्त काफ़ी बदल गया था। अब दोस्तों से मिलने जाने के लिए मुझे मम्मी पापा को ज़्यादा मनाना नहीं पड़ता था। वह भी शायद इस बात को काफ़ी सहजता से लेने लगे थे कि दोस्तों से मिलना जुलना अब एक आम बात है। उस ग्रुप में हम लोग बड़े दिन के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। करीब 12 लोग थे हम। कुछ और मित्र भी आने वाले थे, परंतु किसी की वजह से उनका आना कैंसिल हो गया था।
हम सभी को एक दूसरे के बारे में खबरें तो मिलती रहती थी, लेकिन कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, किस सिटी में रह रहा है इत्यादि, परंतु आपस में मिलना जुलना नहीं हो पाता था। सब लोगों से मिलकर आज बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे 2-3 घंटे की ही इजाज़त मिली थी, लेकिन निकलने से पहले जब मैं सबको बाय बोलने लगी तो पास बैठे ध्रुव ने अचानक मुझसे पूछा, तू कैसे जा रही है? देखती हूँ हो सकता है कोई मुझे छोड़ दे, कहकर मैंने रेनू की तरफ देखा। मुझे याद आया वह अपनी स्कूटी से आई हुई थी, इसलिए मैंने रेनू से ही पूछ लिया, तू कितनी देर में निकलेगी? अगर अभी निकलना है तो मुझे ड्रॉप कर देना। अरे रहने दो, इन लोगों को बात करने दे। चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं बाइक से आया हूँ। मेरी हाँ या ना का इंतज़ार किए बिना ध्रुव चाबी घुमाता हुआ बाहर की तरफ चल दिया। अब मेरे पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सबको बाय बोलकर विदा ली, लेकिन जाते जाते मैंने अंशुल उनका चेहरा देखा। वह मुझसे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आया, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मुझे मेरी कॉलोनी के गेट पर छोड़ने से पहले ध्रुव ने मुझे बताया कि वह मुझे पसंद करता है, और यह भी कि वह हम दोनों की शादी के लिए अपने पेरेंट्स से जल्द ही बात करेगा। मेरी चुप्पी को शायद उसने मेरी सहमति समझ लिया था। अंशुल को न जाने यह बात कहाँ से पता चल गई थी। अगले ही दिन शाम को उसका मैसेज आया। इन दिनों अंशुल को भी मोबाइल मिल गया था और मम्मी का पुराना फ़ोन खराब होने की वजह से उसकी मरम्मत करवा कर मुझे दिया गया था। अंशुल का मैसेज देखा, मैं चौंक पड़ी। मैसेज पढ़ते ही उसकी बात का मुझे अंदाज़ा हो गया। क्रमशः दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।